हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केरल के बारे में। केरल जो कि परशुराम की भूमि माना जाता है और वहां से लेकर के आज तक केरलम तक की एक पूरी कहानी इसमें चर्चा करेंगे। यानी केरल से केरलम तक की एक ऐतिहासिक यात्रा एक डिफरेंट एंगल में, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने केरल को केरलम नाम बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसीलिए केरलम शब्द जो है चर्चा में आया है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को आपके सामने रखें कि आखिर इसका इतिहास क्या है। और वैसे भी मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने वाला या पॉलिटी पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं हूँ। तो मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केरल के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो भारत का सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जिसकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है एक भूमि की, एक पौराणिक कथा की। परशुराम की भूमि से यह कहानी शुरू होती है और यह कहानी आगे बढ़ते हुए अशोक के शिलालेखों में दर्ज होती है। अरबी व्यापारी जो जहाज हैं, उनके जहाजों पर सवार होती है। पुर्तगाली तोपों की गूंज से वो गूंजती है, रियासतों में बंटती है और ऐतिहासिक भाषाई आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्र भारत का आपका पहला भाषाई राज्य गठित होता है। प्रॉपर तरीके से स्वतंत्र भारत का हम कहें तो पहला। हालांकि इससे पहले आपका एक राज्य और भी गठित हो चुका था। कौन सा? आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश। लेकिन उसके बाद ये आपका ऐसा भाषाई राज्य बनता है। वो भी आपकी कहा जाए तो भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद। उससे पहले तो आपका आंध्र प्रदेश हो चुका था। और हाल ही में इसको लेकर के जो बात हुई है दोस्तों, वो ये है कि 2024-25 में केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य का नाम केरला से बदलकर केरलम किया जाए। अब ऐसा आखिर क्यों? इसके लिए हमें पूरी इसकी ऐतिहासिक यात्रा को समझना पड़ेगा कि आखिर इसे गोड्स ओन कंट्री क्यों कहा जाता है। यह एक टैगलाइन नहीं है दोस्तों, बल्कि यह सच में देवताओं की भूमि है। देवताओं से की कथाओं से जन्मी एक भूमि है ये। आज मैं उसी संदर्भ में इसके बारे में चर्चा करूंगा, उसी संदर्भ में। तो देखिए, ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको जो बताया वो यही है कि इसको लेकर के एक जो प्रावधान किया गया है वो यही है कि भाई वहां की जो सरकार है, केरल की विधानसभा, उसने अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा था कि राज्य का आधिकारिक नाम केरला, जो कि अंग्रेजी और औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़ा हुआ है, उसको बदलना चाहते हैं और मलयालम में इसे केरलम कहा जाता है, उस मूल नाम को रखा जाए। और केरलम शब्द हमेशा से मलयालम भाषा में राज्य में रहा है और यह उनकी भाषाई अस्मिता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, उसको वो पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए इस कंसेप्ट को लेकर के आया। लेकिन मैं इसकी कहानी पूरी सुनाऊं, सारी चीजें करूं, तो मैं फटाफट आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इतिहास के जो छात्र हैं, जो मेरे अधीन रह करके अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इतिहास वैकल्पिक विषय में बेहतरीन नंबर लेना चाहते हैं, तो वो फटाफट इस समय आपकी पावर प्ले सेल के माध्यम से मेरा 2027-28 का बैच ले सकते हैं, जिसमें कल तक एडमिशन के चांस है। कल के बाद इस बैच में एडमिशन बंद हो जाएंगे और अभी आपको 50% की छूट इस पर मिल रही है। और ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड के माध्यम से 12,999 रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से GS फाउंडेशन बैच में भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। आपके इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है और 12,999 रुपए से यह बैच स्टार्ट होता है MK लाइव कोड के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड है और लिमिटेड टाइम ऑफर है आपके लिए। और इसमें ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड जरूरी इस्तेमाल करिएगा, अन्यथा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर, और मेरे इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम से। तो चलिए दोस्तों, इसकी कहानी हम आगे बढ़ाते हैं
और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहानी थी क्या। दोस्तों, कहानी है भगवान विष्णु के छठे अवतार की, परशुराम की। परशुराम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसे योद्धा जो ब्राह्मण थे और जिन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था, कहा जाता है 21 बार के आसपास। जब उनका मिशन पूरा हो गया, सारी चीजें हो गई और सब कुछ उन्होंने मुक्त कर दिया, तो वही उन्होंने भगवान विष्णु को यह जमीन सौंप दी। लेकिन कंडीशन ये थी कि उन्होंने इतना हत्याएं की, इतने लोगों को मारा, तो उसके पाप से बोझ से वो दब गए थे और वो प्रायश्चित करना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे। बात यह आई कि भाई ये भूमि तो उन्होंने दान कर दी, दान की भूमि तो वापस ले नहीं सकते भगवान विष्णु से या अन्य से, जो भी था, तो क्या करें। तो भगवान विष्णु, अब कहते हैं कि अवतार थे, भगवान विष्णु कंसेप्ट है, हाँ बिल्कुल है। इसी में कंसेप्ट ये आता है कि उन्होंने फिर कहा कि मैं तपस्या करना चाहता हूं, मुझे जमीन चाहिए। तो वो फिर समुद्र के किनारे उनको ले जाया जाता है, बोले कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, अपना फरसा जहां तक फेंक सकते हो वहां तक फेंक दीजिए, वो समुद्र की जो भूमि है वो समुद्र खाली कर देगा, वो जमीन आपकी हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। और परशुराम ने अपना फरसा वहां पर फेंक दिया और समुद्र पीछे हट गया और उससे एक नई भूमि प्रकट हुई। इसी को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है, इसी को केरल कहा जाता है। यानी कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो इसे कयाल कहा जाता है। कयाल यानी कि बैक वाटर, कदल यानी कि समुद्र के क्षेत्र से घिरा हुआ, जो वास्तव में भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समुद्र का ही एक पुनरुद्धार का परिणाम है, यह ध्यान रखिएगा। और बैक वाटर का जो क्षेत्र है उसको केरल कहा ही जाता है और एक सक्रिय पट्टी है पूरी की पूरी। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक मैथोलॉजिकल एक कंसेप्ट है। और केरा का मतलब होता है नारियल या जल, और अलम का मतलब होता है नारियल की भूमि यानी कि भूमि, और इस तरह कहा जाता है कि नारियल की भूमि है। और यहां पर जो राजवंश था उसका नाम था चेर राजवंश, जिसके बारे में हम चर्चा सुनते हैं। और अलम मीन्स उसका भूमि, तो चेरालम, चेरों की भूमि, चेरालम। और यही चेरा धीरे धीरे प्रोनाउंशिएट होते होते केरालम बन गया, यही चेरों की भूमि, चेरालम मतलब केरालम, ये बदल गया। इस तरीके से ये कंसेप्ट बना कुल मिलाकर के, ठीक है ना। और ये आपके मलयालम में और संस्कृत में केर का मतलब वही है, दोनों का मतलब वही निकल करके आता है। और इस कंसेप्ट को आगे और जानोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि अशोक के अभिलेखों में भी केरल पुत्र और इसका उल्लेख है। अशोक ने अपने समय में कई सारे अभिलेख लिखवाए थे, जिनमें से दूसरा और 13वां शिलालेख जो है, बृहत शिलालेख, आप जानते ही होंगे, मैंने पढ़ाया भी है। उसमें दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों के नाम की चर्चा है, जिसमें चेर हैं, चोल हैं, पांडे हैं या केरल पुत्र हैं। यही तो चोल हैं, पांड्य हैं, केरल पुत्र यानी केरल के पुत्र यानी कि चेरों की भूमि, इसी को कहा गया। तो इसका मतलब इस क्षेत्र को अशोक के अभिलेखों में भी स्पष्ट तौर पर बोला गया है, यानी कि जो कि मौर्य साम्राज्य की सीमा से बाहर था, लेकिन उसके प्रभाव में है, क्योंकि वहां पर वो अपने धम्म का प्रचार करना चाहता और किया भी था। चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, इन राज्यों का जिक्र किया 13वें शिलालेख में। और यहां केरल पुत्र का मतलब केरल का राजा, केरल की भूमि, केरल पुत्र मतलब केरल का राजा। इस तरीके से देखा जाए तो एक पतली पट्टी है जो उसके साम्राज्य को दर्शाती है, केरल के राजाओं की, ठीक है। और इसी क्रम में मैगस्थनीज ने भी इसमें अपनी इंडिका में इसकी चर्चा की है। ध्यान रखना, केवल इसी ने नहीं बल्कि मैगस्थनीज ने भी इसकी चर्चा की थी। मैगस्थनीज की इंडिका में इसकी चर्चा है। यस, दक्षिण भारत मसालों के व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है, विशेषकर काली मिर्च, इलायची और अदरक के लिए। और इसके माध्यम से पता चलता है कि केरल का वो क्षेत्र मसालों के व्यापार के लिए उस समय काफी विश्व प्रसिद्ध था और वैश्विक मानचित्र पर मौजूद था। तो इतिहास समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं कि भाई ये चेर राजवंश था कौन। चेर राजवंश के बारे में अगर आप जानोगे तो संगम युग आप जानते हो, संगम युग में आपके 3 क्षेत्र थे, एक ये है पांड्या, एक है आपका चोला, ये चोल है, ये पांड्या है, और ये आपका चेरा है, ठीक है ना। और 3 राजवंशों का ये एक पूरा क्षेत्र माना जाता है तमिलकम।
ये मैंने एक मोटा मोटा खींच दिया है, ये इससे भी ज्यादा भी बड़ा हो सकता है, यहां से भी ऊपर भी हो सकता है, मैंने तो बस छोटा सा खींचा है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में इस राज्य का या 3 राज्यों का उदय हुआ था, आपके किसके बाद, महापाषाण काल के बाद में। और ये इसका कंसेप्ट था। और यहां की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी वंजी, राजधानी आपने नाम सुना होगा, वंजी। और इसका प्रमुख बंदरगाह था यहां पर बंदरगाह मुसरी, जिसे मुजरिस भी कहा जाता है, यह बंदरगाह है और वंजी इसकी राजधानी है। वंजी या उरैयूर कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक कंसेप्ट था, यानी कि इसका मतलब है कि ये राज्य अपने समय में पहले से मौजूद था और इस नाम से ये सारी चीजें चला करती थी। ओके, क्लियर हो गया। और रोमन व्यापार से इनके संपर्क भी थे, क्योंकि मुशरी में आपके रोमन व्यापारियों के काफी सारे उनके साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ काली मिर्च का व्यापार करते थे। मुसरी में रोमन जहाजों की भीड़ लगी रहती थी। संगम कविताओं जैसे पत्तू पट्टू में चेर राजाओं की वीरता का वर्णन है। पत्तू पट्टू यानी कि 10 लघु कविताओं का संग्रह, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें इसकी चर्चा की गई है। और जब ये चेर राजवंश यहां पर था, इसके बाद में कुछ समय के बाद में 300 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक यहां पर कलब्र नाम की एक अलग जनजाति का उदय हुआ। कलब्र, उन्होंने इन पूरे के पूरे समय में तीनों राजवंशों को काफी कमजोर कर दिया। और उसके बाद में फिर एक नया राजवंश, केरल का ही चेर राजवंश, दूसरी शाखा उभर करके आई, ठीक है ना। दूसरी शाखा फिर उभर के आई, जिसे हम कुलशेखर साम्राज्य कहते हैं। सन 800 से लेकर के 1102 तक कुलशेखर राजवंश। और उन्होंने आधुनिक समय में जो कोडमंगलूर है वहां पर अपना शासन किया, जिसे महोदयपुरम भी कहा जाता है। और यहां पर काफी बड़ी मात्रा में, ध्यान रखिए, भक्ति आंदोलन फला फूला। कुलशेखर अलवार का नाम आपने सुना होगा, ये वही कुलशेखर अलवार है। 12 संतों में से एक हैं, राजा भी थे और संत भी थे और विष्णु भक्त भी थे। और इनकी जो रचना है आप जो अच्छे से जानते हो, वो है मुकुंद माला, ठीक है ना। मुकुंद माला के नाम से इनकी रचना बहुत फेमस थी। और बाद में 1102 में चोलों ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और इस तरीके से चोल साम्राज्य ने इसको अपने कंट्रोल में करके केरल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुल मिलाकर के ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया और यहां पर कई सारे क्षेत्र बन करके आए। एक कालीकट का इलाका, एक त्रावणकोर का इलाका, एक कोचीन का इलाका, एक कोलाथिरी का इलाका, इस तरीके से कई छोटे 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 इलाके बन गए। और कालीकट के बारे में जानते हो, कालीकट का इलाका वो कौन सा था जहां पर बहुत फेमस था? 1498 में वास्को डी गामा आया था। कालीकट के जमोरिन, याद आ गया नहीं आ गया? त्रावणकोर, वेनाड, ये वही क्षेत्र है। तो इस तरीके से देखा जाए तो चोलों के समय में ये टूट करके बिखर गया था, छोटे छोटे राज्य बन गए। लेकिन जब मध्यकाल आया, ध्यान रखिएगा, मध्यकाल, तो मध्यकाल में कौन थे? आपके जमोरिन। कालीकट के जमोरिन, जिसका अर्थ है समुद्र के स्वामी, 13वीं से 15वीं सदी तक यहां पर ये बने रहे थे कालीकट के क्षेत्र में। यहां पर यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म के शांतिपूर्ण आगमन हुआ, क्योंकि सब आर्य व्यापारी आते थे। और अरब व्यापारी मापिला, जिनको मोपला कहते हैं, वो भी आए और यहां पर वो आकर के बस गए और यहां पर एक तरीके से व्यापार करने लगे। तो जो मुस्लिम व्यापारी आए वो यहां पर बस गए और यहां की महिलाओं से शादी करने लगे। और इस तरीके से यहां की महिलाओं से शादी करने के बाद में वो यहां के एक तरीके से दामाद की तरह बन गए। और दक्षिण भारत में, केरल में, आप अच्छे से जानते हो, मोपला जनजाति है, मोपला जाति है मुसलमानों की, मुस्लिम किसानों की। और मोपला का मतलब होता है दोस्तों दामाद। तो इस तरीके से ये सब के सब दामाद बने। अब कहोगे सर केरल के क्षेत्र में या जमोरिन? ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। अब कहोगे जमोरिन, जब आपके, ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य खड़ा हुआ तो विजयनगर के साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। इन पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये उनके अंडर में बने रहे। केरल के एक छोटे से हिस्से में उसके प्रभाव में अपना काम करते थे। और यहां पर एक तरीके से विजयनगर जो परंपरा है वो यहां पर विकसित हुई। इसलिए आप देखते होंगे कथकली जैसी परंपरा
कलाओं का संरक्षण देने का काम विजयनगर के साथ इनका बना रहा। उनके साथ वैवाहिक संबंध भी बने। लेकिन 1565 का तालीकोटा का जब युद्ध हुआ 16वीं शताब्दी में, जब आपके बहमनी साम्राज्य के 4 राज्य ने मिल करके तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को तहस नहस कर दिया, तो समझ लीजिएगा कि केरल का यह क्षेत्र भी प्रभावित हुआ और यह भी एक तरीके से देखा जाए विजयनगर के प्रभाव से अलग हो गया, ठीक है ना, लेकिन कमजोर भी हो गया। और इसी वजह से जब यह कमजोर हो गया तो यहां पर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगे इन क्षेत्रों में। तो इस तरीके से एक इतिहास में आपको बता रहा हूं कि किस किस समय में क्या क्या हुआ। यानी कि जैसे ही वास्को डी गामा 1498 में आया और 1663 तक यहां पर पुर्तगालियों का अपना प्रभुत्व बना रहा, कुल मिलाकर के पुर्तगालियों का। तो 1498 में आपका वास्को डी गामा आया कालीकट में, मसाला व्यापार का, अरबी व्यापार को, एकाधिकार को समाप्त किया। पुर्तगालियों ने शांतिपूर्ण व्यापार को सशस्त्र एकाधिकार में बदल दिया और कोचीन वर्सेस कालीकट, पुर्तगालियों के कालीकट के खिलाफ कोचीन के राजा का समर्थन किया, क्योंकि कालीकट ने इनको रोकने की कोशिश की और इन्होंने कोचीन के साथ दे दिया। और आपको बताया कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां खोली गई थी? कोचीन में। और इस तरीके से धीरे 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 केरल के इलाके में, कोचीन में क्या हुआ, आपकी ईसाई परंपरा की शुरुआत होने लगी। कोचीन के राजा के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया, कालीकट के साथ इन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश की। उसी समय कोचीन में इन्होंने अपना किला बनाया। उसी समय यहां सोचिए सेंट थॉमस ईसाई परंपरा के तहत यहां पर आए और पहला ईसाई मिशनरी की स्थापना की। यहीं पर अपना एक पहला कैथोलिक चर्च की भी स्थापना की पुर्तगालियों ने, कुल मिलाकर के। उसके बाद डचों ने यहां पर कब्जा किया। तो 1663 में डचों ने पुर्तगालियों को हरा करके कोचीन पर कब्जा कर लिया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के मसाले का एकाधिकार कर लिया। लेकिन उस समय एक बहुत भयंकर निर्णायक युद्ध हुआ और वो निर्णायक युद्ध था कोलाचेल का युद्ध। बहुत फेमस है कोलाचेल का लड़ाई 1741 की। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को बुरी तरीके से हरा दिया। वीओसी वॉरिंगडे ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों की कंपनी का नाम है, उनको हरा दिया। और यह किसी भी एशियाई शक्ति द्वारा यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति की बड़ी पहली निर्णायक लड़ाई थी और उसकी पराजय थी। अकेले राजा मार्तंड वर्मा ने उनको हरा दिया। वही राजा मार्तंड वर्मा जिनके वंशज थे कौन? राजा रवि वर्मा, द फेमस पेंटर। वही त्रावणकोर, याद रखिएगा, कोलाचेल की लड़ाई में इनको बुरी तरह से हरा दिया, ध्यान रखना। और यह इतिहास की सबसे उल्लेखित लड़ाइयों में से एक है। और इस तरीके से त्रावणकोर का एक राज्य उभर करके सामने आया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर 3 रियासतें निकली, एक कोचीन, एक त्रावणकोर और एक मालाबार का इलाका। कुल मिलाकर के मालाबार का इलाका। और यहीं पर आपने अब देख रहे होगा कि सर ये तो टीपू का है। यस, त्रावणकोर की रियासत तो थी, वेनाड राज्य जो था, ध्यान रखना। तो त्रावणकोर जो है वो वेनाड राज्य का ही एक विस्तारित रूप है। राजा मार्तंड वर्मा ने इसकी स्थापना की, शक्तिशाली राज्य में इसको बदल दिया और दक्षिणी केरल पर अपना कब्जा कर लिया। और इसी त्रावणकोर राज्य की राजधानी थी तिरुअनंतपुरम। इनके जो मुख्य भगवान हैं वो है पद्मनाभ स्वामी। उनका मंदिर बनवाया त्रावणकोर में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। उनके कुल देवता भी वही हैं और स्वयं को वो उस पद्मनाभ स्वामी का दास कहते हैं। इसलिए उन महाराजा की अपनी उपाधि है पद्मनाभ दास, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये 1795 में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और त्रावणकोर ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। इस तरीके से सहायक संधि करने के बाद त्रावणकोर अंग्रेजों का अधीन रहने वाला एक स्वायत्त राज्य बन गया। बस केवल उनकी सेना नाम के लिए रहती है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो एक त्रावणकोर, दूसरी कोचीन रियासत जो कि पुर्तगालियों की थी, बाद में फिर डचों ने कब्जा किया और फिर उस वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और कोचीन का राजा तुलनात्मक रूप से कमजोर था और उसने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1791 में क्या कर लिया?
संधि कर ली कुल मिलाकर के 1791 में। ओके, तो ये एक कंसेप्ट आया। और उसके बाद एक ऊपरी हिस्सा है मालाबार का हिस्सा, इसे उत्तरी केरल कहते हैं, जिसमें मलप्पुरम, कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड ये इलाके आते हैं। और 1792 में टीपू सुल्तान ने उससे पहले ही इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर रखा था, इवन हैदर अली के समय से ही। लेकिन जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर के 92 के बीच में, तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि में के तहत हार गया और उसको ये क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा मालाबार का। और इस तरीके से मालाबार जो क्षेत्र है वो सीधे कंट्रोल में आ गया किसके, ध्यान रखना, ये तो ऊपर का जो मालाबार का जो क्षेत्र है ये आ गया ब्रिटिश कंपनी के अधीन। जो बीच का जो क्षेत्र है कोचीन वाला और त्रावणकोर वाला, ये आपके संधि के तहत है, ये संधि है और ये ब्रिटिश कंपनी के अधीन है। इस तरीके से तो दो ब्रिटिश कंपनी के संधि के तहत स्वायत्त राज्य हैं, कोचीन और त्रावणकोर, और ऊपर का मालाबार जो है वो ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्ट अधीन में है। तो सोचिएगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान का मालाबार पर अभियान था। यहां पर सामाजिक उथलपुथली और नायर प्रभुत्व को चुनौती दी। श्रीरंगपट्टनम की संधि की हार के बाद मालाबार ब्रिटिश कंपनी को मिल चुका था कुल मिलाकर के। तो इस तरीके से देखा जाए तो केरल का जो इलाका है यह 3 हिस्सों में बंट चुका था, ठीक है ना। और ये 3 हिस्से अंग्रेजों के 1947 तक बने रहे। क्लियर? ये रहे आपके मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके एवरीवन, ये है कंसेप्ट। मैंने पहले ही कहा कि मैं पूरा इतिहास सुनाऊंगा आपको, और पूरा इतिहास अगर आप सुनेंगे तो रियली में मजा आएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हुआ जब 47 का आजादी हमको मिल गई। तो फिर 47 की आजादी के बाद त्रावणकोर के दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। उन्होंने एक विवादास्पद कदम उठाया, त्रावणकोर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी और जनता में इसका तीव्र विरोध हुआ। जुलाई 1947 वगैरह हुआ। पुनप्पा वायलार के क्रांतिकारी लोग थे, उनसे प्रेरित होकर के सीपी रामास्वामी पर हमला किया गया कुछ आंदोलनकारियों ने, और आखिरकार त्रावणकोर को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। यानी कि त्रावणकोर अलग रहना चाहता था लेकिन विलय कर लिया गया। सोचिए 15 अगस्त, फिर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन का भी विलय कर लिया गया। कुल मिलाकर के त्रावणकोर कोचीन एक हो गया। नीचे वाला हिस्सा ये हिस्सा मालाबार नहीं हुआ। तो पहले ये अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहता था, ये इसके साथ मिलाकर के हमने 1949 में एक राज्य बना दिया। 1949 में इसका नाम था त्रावणकोर कोचीन राज्य, और इसकी राजधानी बनाई गई तिरुअनंतपुरम, त्रिवेंद्रम जिसे हम कहते हैं। बात आई कि सर मालाबार का क्या हुआ। तो दोस्तों, मालाबार की कहानी इसकी थोड़ी सी अलग है। मालाबार एक तरीके से देखा जाए तो मद्रास की प्रेसिडेंसी के अधीन आता था ब्रिटिश साम्राज्य में। और हालांकि मलयाली जो लोग हैं इस क्षेत्र के, जो मलयालम भाषा बोलते हो, क्योंकि यहां की भाषा भी मलयाली थी, उनकी इच्छा थी कि भाई इसको भी इसी में मिला लिया जाए, भाषा के आधार पर, इसको भाषा के आधार पर मिला लिया जाए, जिससे कि एक मलयाली भाषी एक साथ हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन यह हुई कि आपके 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, फजल अली आयोग, जिसे हम कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हम कहते हैं। और उसके सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हैदरनाथ कुंजरू, वो भी थे। और इनका काम था कि भाई इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और इन्होंने मलयालम भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करने की सिफारिश की, और इसकी रिपोर्ट 56-55 के आसपास आई, और 56 में इसको लेकर के एक अधिनियम बनाया गया।
स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 1 नवंबर को यह एक्ट लागू हुआ और इसके माध्यम से केरल का औपचारिक गठन हुआ, जिसमें त्रावणकोर, कोचीन राज्य, ठीक है ना, इसको एक कर दिया गया और मद्रास राज्य जो था पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, उसको मालाबार जिला, उसको भी मिला लिया गया। इसके अलावा दक्षिणी कनारा का जो कासरगोड तालुका है उसको भी इसमें मिला लिया गया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से एक केरल राज्य का गठन हो गया। इस तरीके से दक्षिणी कनारा का इलाका, मद्रास राज्य से मालाबार का इलाका लेकर के कोचीन त्रावणकोर राज्य को मिलाकर के इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा राज्य इसके अधीन कर दिया गया और इस तरीके से केरल बना 1 नवंबर को। और इसीलिए इस 1 नवंबर को केरल राज्य का जन्मदिन मनाया जाता है केरल पिरवी के रूप में। यानी केरल एकीकरण वह क्षमता जिसने भाषा ने इतिहास, भूगोल और प्रशासन को एक साथ परिभाषित किया। और ध्यान रखिएगा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सिफारिशों को लागू होने के बाद, यानी कि इस अधिनियम के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, पहला राज्य। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद यहां पर हुआ पहला इलेक्शन। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर आपका ये रहा SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली आयोग, उन्होंने भाषाई आधार पर केरल के गठन को मंजूरी दे दी और मद्रास राज्य के मलयालम क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाए। इस तरीके के कोचीन तमिल राज्य। और फिर कंडीशन ये हुई 1 नवंबर 1956 को EMS नंबूदिरीपाद, इसके इलेक्शन के बाद में 57 में पहला इलेक्शन हुआ और उसके बाद पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। ये पहले EMS नंबूदिरीपाद, केरल पिरवी कहते हैं। 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो उसमें कौन कौन क्षेत्र थे? त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कासरगोड का इलाका, इन सबको मिलाकर केरला बना। अब बात आती है केरल के केरलम बनने की, कि भाई केरला को हटा करके अब हम केरलम बनाना चाहते हैं। तो भाषाई तर्क क्या है कि मलयालम व्याकरण में मां प्रत्यय महत्वपूर्ण है, इसलिए जिसका अर्थ होता है वृक्षम, जैसे वृक्ष को वृक्षम कहते हैं। और केरला एक कहा जाए कि अंग्रेजी और विदेशी उच्चारण है केरला, जबकि केरलम यहां की मूलभूत अवधारणा है, इसलिए इसका नाम बदलना चाहते हैं। और इसको लेकर के 2024 में केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, संविधान की अनुसूची में राज्य का नाम केरला से बदल करके केरलम किया जाए। और यह लंबे समय से मांग चली आ रही थी। और मलयालम में राज्य हमेशा केरलम ही था, सामान्य तौर पर केरला कहा जाता था संविधान में। यह रोमानीकरण था, अंग्रेजी का कहते हैं रोमनीकरण, वो कह सकते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब कलकत्ता का कोलकाता हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया, बंबई का मुंबई हो गया, तो फिर केरला का केरलम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा की अस्मिता है, भाषा की अपनी पहचान है, इसको भी होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 3 की पहली अनुसूची में राज्यों के जो नाम दर्ज हैं उसमें नाम बदलने की संसद से सिफारिश की। और इसको लेकर के अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब यह संसद में जाएगा, संसद इस पर अपना फैसला देगी, क्योंकि अंतिम निर्णय संसद ही करती है। और संसद में इसके लिए विशेष प्रावधान के तहत क्या किया जाएगा? संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि कैसे एक पौराणिक कथा से जन्मी हुई भूमि, परशुराम के फरसे से समुद्र से निकली हुई भूमि, अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र बनी, संगम काल में चेरों का शक्तिशाली साम्राज्य बनी, अरब व्यापारियों और रोमन जहाजों का जिस भूमि ने स्वागत किया, पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों से उन्होंने अपना सामना किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया, त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में बटी रही और अंततः 1956 में जाकर के भाषाई आधार पर एक हुई। और इस तरह से एक नया राज्य केरल बना और उसे अब हम केरलम कहना चाहते हैं, जो हमारी अपनी पहचान है। तो केरल सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक सभ्यता है जो समुद्र, पहाड़, मसाले, भाषा, संस्कृति के धागे से बुनी हुई है। तो दोस्तों आज की यह क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे जरूर लाइक करेंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।